हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्कूल ज्ञान सेतु पर। आज से हम लोग एक नए सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से क्लास 10th का हिस्ट्री का बुक की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर का पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद सबसे अंत में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इकाई 1, जिसमें दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह जो पार्ट हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं, यह न केवल बिहार बोर्ड परीक्षा में काम आएगा, बल्कि इसके अलावा बीपीएससी, TRE4, बिहार SSC, दरोगा, रेलवे और अदर किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी अवश्य जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो यहाँ दिया गया है इकाई 1 और इसमें दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी पॉइंट यहाँ पर हैं, उसे हम लोग आज डिटेल में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पैरा है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। तो यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह जो है आपको राष्ट्रवाद का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैरा है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण किस काल में हुआ। तो यह हो जाएगा यूरोप में पुनर्जागरण के काल में इसका शुरुआत हुआ था। परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। तो यहाँ फिर से ऑब्जेक्टिव एक प्रश्न है कि फ्रांस की राज क्रांति कब हुआ था। यह 1789 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट एवं परिणाम युगांतरकारी थे। मतलब आगे चलकर इसका परिणाम क्या हुआ, और भी बेहतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैरा है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति। तो ध्यान रखना है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना भड़काने में फ्रांस का क्रिटिकल रोल था। यहाँ पर इसका राजक्रांति, और उसके बाद फ्रांस के ही शासक थे नेपोलियन बोनापार्ट, उसके जो है महत्वपूर्ण योगदान थे। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर निकालकर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। अर्थात यह जो राजनीति केवल अभिजात वर्गों का ही जहां दबदबा हुआ करता था, उसे सामान्य लोगों तक इसको पहुंचाने का काम किसने किया, तो फ्रांस की राजक्रांति और नेपोलियन ने। नेक्स्ट, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के कई राज्यों को भौगोलिक नाम की परिभाषा से बाहर निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। अर्थात यहाँ पर दो देश मुख्य रूप से है, जर्मनी और इटली। यहाँ पर जो है नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसके एकीकरण में, और यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना को भड़काने में। नेक्स्ट इसी में है, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी ओर नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। अर्थात यहाँ विक्षोभ भी जगा। इसका अर्थ यह है कि नेपोलियन ने इसको एकीकृत करने का काम तो किया, लेकिन यहाँ के जो नागरिक थे उसमें खुद की राष्ट्रीयता की भावना भड़कना शुरू हो गया। इसी में है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई थी। तो ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है, और यह
वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जब ये 1815 में ये सभी देश एकत्र हुए थे। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं क्या कि नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो यह जगह 1814 ईस्वी में। वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, यह जगह वियना। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो यह जगह पेरिस। वियना कांग्रेस जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया, अर्थात इसे बर्बाद कर दिया था, उसे तोड़ दिया था, उसको पुनः से लाना इसका मुख्य उद्देश्य था वियना कांग्रेस का। यह यूरोप का नक्शा है। यहाँ पर विभिन्न देशों का मैप यहाँ पर दिया गया है। इसमें पॉइंट है, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही है। अर्थात यहाँ पर यह कहा जा रहा है क्या कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद और नेपोलियन के आक्रमणों के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुआ उसे ये लोग इग्नोर करके पुराने व्यवस्था को पुनः से लागू करना चाह रहे थे, जो ये सरासर गलती ये लोग कर रहे थे। नेक्स्ट पैरा है, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के चांसलर के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, चांसलर का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री है। तो कौन था, ये मेटरनिख था, ध्यान रखना है। ये कैसा व्यक्ति था, घोर प्रतिक्रियावादी, अर्थात किसी भी प्रकार के सुधार पूर्वक कार्य करने का जो है ये विरोधी था। तो ऑस्ट्रिया में यह वियना कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया, 1815 ईस्वी में किया गया था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रेसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना था। ध्यान रखना है, शांति संतुलन नहीं, ये लोग जो अपनी फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पर कर रहा था। जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, अर्थात उनसी व्यवस्था को पुनः लागू करने की बात ये लोग कर रहे थे यहाँ पर वियना कांग्रेस में। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिख व्यवस्था ध्यान रखिएगा 1815 से लेके 1848 तक रहा, जब तक ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख रहे थे, ध्यान रखना है। मेटरनिख व्यवस्था किस व्यवस्था को खत्म करके लाया गया, तो ये ध्यान रखना है, नेपोलियन व्यवस्था को खत्म करके लाया गया था। इसी में है, अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग का शुरुआत किया गया, ध्यान रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर इटली का पूरी तरह से विभाजन होगा, उसे हम लोग देखते हैं। तो इटली का विभाजन किस रूप से हो रहा है उसे देखते हैं। यहाँ पर है, इटली का ही भूभाग है, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दिया गया। ध्यान रखना है, बुर्बो राजवंश कहाँ पर था, ये फ्रांस में। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। उसके बाद है लोम्बार्डी एवं वेनेसिया जो काफी अधिक समृद्ध प्रदेश था, पर ऑस्ट्रिया की संप्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग को सौंप दिए गए तथा कुछ और क्षेत्र है जैसे जेनेवा और सार्डिनिया, इसका जो है विलय पिडमाउंट राज्य में कर दिया गया था, इसको सम्मिलित कर दिया गया था, ध्यान रखना है। अर्थात ये सभी जो क्षेत्र हैं जो इटली के भूभाग हुआ करते थे, इसको केक की तरह आपस में विभाजित कर लिया गया वियना कांग्रेस के द्वारा। इसी में है, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। अच्छा, 39 रियासतों का संघ किसने कायम किया था, ध्यान रखना, यह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य की स्थापना, नेपोलियन के बारे में याद रखिएगा, इनका जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था, 1769 ईस्वी, ठीक है।
इनका मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? तो सेंट हेलेना नामक एक द्वीप है अटलांटिक महासागर में, वहां इनका मृत्यु हुआ था, सेंट हेलेना द्वीप पर। कब हुआ था? 1821 में, ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जहर देने के कारण इनका मृत्यु हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और मां का नाम लेटिजिए रमोलिनो था, ध्यान रखना है। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, अर्थात यह जर्मनी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें मेटरनिख ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए थे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपको मेटरनिख युग का समाप्ति हो गया था। मेटरनिख युग का शुरुआत कब हुआ? 1815 में। समाप्ति कब हुआ? 1848 में। नेक्स्ट पैरा है, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। ध्यान रखना है कि 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ उसके तहत फ्रांस में पूछा जाएगा कौन से वंश का स्थापना हुआ, तो बुर्बो राजवंश, और उसका राजा कौन बना? तो लुई 18वां यहाँ का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। संवैधानिक घोषणा पत्र किसने जारी किया? यह जगह लुई 18वां। कब जारी किया गया? 2 जून 1814 ईस्वी को, ध्यान रखना है, जारी किया, जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहा। चार्ल्स एक्स या चार्ल्स 10 कहिए के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। तो चलिए देखते हैं 1830 की क्रांति कब कैसे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। तो इसका कारण परिणाम क्या हो उसे देखते हैं हम लोग। इसमें है चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने के कार्य किया था। तो यहाँ पे चार्ल्स एक्स जो शासक बना, ये कब बना और ये कौन था? ध्यान रखिएगा, लुई 18वां जो बुर्बो राजवंश का शासक था, उसके मृत्यु के पश्चात ये शासक बना। ये लुई 18वां का भाई था, ध्यान रखना है, लुई 18वां का भाई। और ये शासक कब बना? 1824 ईस्वी में शासक बना था, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स एक्स के बारे में है, उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, जिसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिग्निक को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ध्यान रखना है, चार्ल्स एक्स ने किसी प्रधानमंत्री बनाया, यह जगह पॉलिग्निक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पॉलिग्निक ने पूर्व में लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया और उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती एवं क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, ये 4 अध्यादेश किसके द्वारा लाया गया था? तो चार्ल्स एक्स के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 25 जुलाई 1830 को यह अध्यादेश लाया गया था। इन अध्यादेशों के विरोध में
पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 का क्रांति कहते हैं, ध्यान रखना है। परिणामतः चार्ल्स एक्स को फ्रांस की गद्दी को त्यागना पड़ा और इसे इंग्लैंड पलायन करना पड़ गया था, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पैरा है, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस के जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। अतएव उनकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। ध्यान रखना है, क्या जुलाई 1830 की क्रांति के बाद कौन सा वंश का अंत हो गया? बुर्बो राजवंश। अगला वंश कौन सा आया? आर्लियंस वंश। और इसका पहला शासक कौन था? तो लुई फिलिप इसका शासक था, ध्यान रखना है। यह लुई फिलिप किसके समर्थन से शासक बना? तो उदारवादी, पत्रकार और पेरिस की जनता के समर्थन से शासक बना। नेक्स्ट पैरा है 1830 के क्रांति का प्रभाव। तो देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति के भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, ध्यान रखना है। तो यह जुलाई 1830 की क्रांति था। नेक्स्ट है सन 1848 की क्रांति। इसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। इसी प्रकार हम लोग आगे के भी जो भी पॉइंट हैं उसे भी हम लोग डील करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।